तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद ह्यूमन आई के ऊपर फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, आई होप सो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें तो पता है कि रेनबो कैसे फॉर्म हुआ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एट्सेट्रा की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि भाई कि जो तारे होते हैं आसमान में वो टिमटिमाते क्यों हैं, वाई दे ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फेनोमेना। ओके, तो तारों का टिमटिमाना पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है ये समझ लेते हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारा अर्थ है सपोज, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा और छोटा बनाता हूँ, इतना, ओके, इतना, ठीक है। तो तारा है यहाँ पर, और रुको, ये कुछ ज़्यादा ख़राब बन गया। ये बन गया अपना स्टार। छोटा सा बनाता हूँ, इसका कलर देता हूँ मैं वाइट, ओके। तो अब देखो, ये अपना ट्विंकल 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 लिटिल स्टार है, ओके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। अब होता क्या है कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के आसपास होता है एटमॉस्फेयर, यू नो दैट। तो अर्थ के आसपास होता है एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, अरे बहुत सारे हैं भाई, घने सारे हैं, है ना। 5 लेयर्स हैं आई गेस, जितना तक मुझे याद है। तो बहुत सारे लेयर्स जो होते हैं ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, लाइट को बेंड करते हैं, ओके। वाई सो? बिकॉज उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि हमारे जो तारे सितारे हैं वो कहाँ पर है? वैक्यूम में है, स्पेस में है ना। और स्पेस में क्या रहता है? वैक्यूम रहता है। तो वैक्यूम में लाइट का रिफ्रैक्टिव लाइट का स्पीड ज़्यादा रहता है, ठीक है। कितना रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है, ओके। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये जो तारा है वैक्यूम में है, और वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वैक्यूम में जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1 के बराबर। और ये सबसे रेयरर मीडियम होता है, ठीक है। मोस्ट रेयरेस्ट मीडियम, ठीक है। सबसे रेयरेस्ट मीडियम, रेयर मतलब कीमती नहीं है, रेयर का मतलब बहुत ही ऑप्टिकल डेंसिटी इसका सबसे कम है, क्योंकि देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से इस सितारे का जो लाइट रे है वो यहाँ तक आता है, ओके। अच्छा, यहाँ तक नहीं, सॉरी,
यहाँ तक आता है, ठीक है। तो आते 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो इस स्टार का जो लाइट रे है यहाँ तक आया। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर ये था भाई वैक्यूम में, ये स्टार था भाई वैक्यूम में, तो वैक्यूम से लाइट रे क्या एकदम सीधा आया, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो रिफ्रैक्शन भी बहुत कम होगा, ठीक है। लाइट बहुत कम बैंड होगा तो लाइट एकदम सीधा आएगा, ठीक है भाई। लेकिन जब उसने एटमॉस्फेयर को छुआ तब वो बैंड होने लगा, ऐसे करके बैंड हो गया। अब ओ सॉरी, ऐसे करके बैंड हुआ, वो ज़्यादा बैंड नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बैंड होगा, ठीक है। कुछ ऐसे बैंड होगा लाइट, ठीक है भाई, कुछ ऐसे लाइट बैंड होगा, ठीक है। आपको इसको फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो अच्छा होगा। यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करूँगा तो उतना एक अच्छा बनेगा नहीं, तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, रुको, लाइक दिस, ओके। तो लाइट जो आप देख सकते हो धीरे धीरे बेंड होगा ना, वाई, बिकॉज ये जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है लगभग, फिर इसके अंदर वाला जो लेयर है उसका थोड़ा ज़्यादा उससे, फिर अंदर वाला उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर अंदर वाला उससे ज़्यादा, फिर यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना तुम अर्थ के करीब जाओगे उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, किसका, एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता लेकिन ग्रेजुअली, ये याद रखो, ग्रेजुअली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, जिससे कि लाइट भी धीरे धीरे, मतलब एकदम ग्रेजुअली बैंड होता है, ऐसा नहीं कि शार्प बैंड। हमने आपने देखा होगा ग्लास स्लैब में या फिर कहीं भी, लाइट जब भी रिफ्रैक्ट करता है तो हम इसको शार्प बैंड ऐसे दिखाते हैं ना। सपोज़ यहाँ पर इंटरफेस है, लाइट ऑब्लिकली गिरा, नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट एकदम शार्पली बैंड किया सपोज़, या फिर ऐसे शार्पली बैंड किया, ओके। तो हम शार्प बैंड दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शार्प बैंड नहीं दिखा सकते बिकॉज यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना है वहाँ पर इससे ज़्यादा है, वहाँ पर इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत कम बैंड होगा, फिर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करते करते बैंड होगा। तो ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इसलिए लाइट भी ग्रेजुअली बैंड होगा, एकदम धीरे धीरे करके बैंड होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब सपोज़ तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर खड़े हो तुम, यहाँ पर सपोज़ तुम खड़े हो, सपोज़ तुम्हारे आँखें यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो, ओके, यू आर वॉचिंग इट, तुम यहाँ पर खड़े हो, ओके, नाइस। तो तुम्हें लगेगा कि भाई साहब रे तो यहाँ से आया है टेंजेंशियली, रे तो यहाँ से आया है, तो स्टार भी कहाँ पर होना चाहिए, स्टार यहाँ पर है, तुम्हें लगेगा कि स्टार जो है यहाँ पर है, ओके। लेकिन एक्चुअली में स्टार कहाँ पर है, एक्चुअल पोजीशन इसका यहाँ पर है, लेकिन तुम्हें लगेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो तुम्हें लगेगा कि भाई रे तो यहाँ से आया है, जो लाइट के रेज़ हैं वो तो यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि जो अपना स्टार है उसका वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस जगह को हम कहते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, ये है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, और ये है अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन, और अपैरेंट पोजीशन एक्चुअली एक इमेज होता है, ठीक है, उस रियल, ये तो अपना रियल वाला स्टार है, इस रियल स्टार का यहाँ पर एक इमेज होता है जिसको हमारे आँखें मान लेता है कि भाई यही अपना ऑब्जेक्ट है, अपना रियल ऑब्जेक्ट है,
लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि एक बकेट के अंदर एक सपोज़ एक पेंसिल एक पत्थर सपोज़, ठीक है, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जब तुम इनको देखोगे, ओके, जब तुम इसको देखोगे तुम्हें लगेगा कि भाई, तुम्हें लगेगा कि जो पत्थर है वो यहाँ पर है, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो पत्थर है वो यहाँ पर है, ये हमारी आँखें हैं सपोज़, लेकिन एक्चुअली में जो भाई साहब आपका जो पत्थर है ना वो यहाँ पर है एक्चुअली, लेकिन रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज यहाँ पर मीडियम एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो ये ऐसे बेंड होगा, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो होने के बाद, नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से मतलब पत्थर जो है यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली में पत्थर यहाँ पर है। सिमिलर केस में यहाँ पर भी लगता है कि भाई एक्चुअली में यहाँ पर है स्टार, बट इट इज़ नॉट सो, द स्टार इज़ हियर, द रियल स्टार इज़ दिस, ठीक है। तो दिस इज़, यू कैन, दिस इज़ कॉल्ड एज, दिस इज़ टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन रिफ्रैक्शन किसके लिए हो रहा है, एटमॉस्फेयर के वजह से हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। अब देखो, अभी क्वेश्चन आता है कोई, तो फिर सितारे टिमटिमाते कैसे हैं। ये तो पता चल गया कि भाई सितारे का असली पोजीशन ये है, लेकिन हमें दिखता यहाँ पर है। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारा अर्थ क्या है, घूम रहा है। तो तुम इसको पढ़ो, देखो, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। When the light coming from a star enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction due to the varying refractive index of air at various altitudes. The different layers of the atmosphere are movable, and optical density of layers of atmosphere changes continuously. The continuously changing atmosphere refracts the light from the stars by different amounts from one moment to the next. Hence, apparent position of the star changes continuously. This leads to twinkling of a star. मतलब बोला ये गया है क्योंकि हमारा अर्थ भी घूम रहा है, तो हमारे अर्थ के साथ अपना जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी घूमेगा। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, हमारे जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हैं उनका स्पीड भी डिफरेंट होता है। ओके, उनका घूमने का जो स्पीड है वो डिफरेंट है। और उसी का, अच्छा, और एक बात, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो देखो, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेराइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एट वेरियस ऑल्टीट्यूड्स। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, मतलब अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो उसी कारण से क्या होता है कि बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले देखो, सपोज अभी तुम यहाँ पर खड़े थे, अभी अर्थ घूम रहा है, तो तुमको स्टार यहाँ पर दिखे, ये स्टार रियल है, इसका अपरेंट पोजीशन यहाँ पर दिखा। फिर सपोज अर्थ घूम कर तुम्हें अभी यहाँ पर हो, तो स्टार यहाँ पर होगा शायद, ठीक है, यहाँ पर है, स्ट्रेट आया, ऐसे करके घूम के ऐसा आया, ठीक है, तो तुमको दिखेगा कि जो स्टार है यहाँ पर है, ठीक है। फिर अर्थ घूमा तो यहाँ पर आया, तुमको दिखेगा कि सपोज ऐसा स्टार यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें लगेगा अपरेंट पोजीशन इसका यहाँ पर, मतलब तुमको लगेगा कि भाई स्टार यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली स्टार यहाँ पर है। तो देखो, स्टार का अपरेंट पोजीशन, देखो, स्टार का अपरेंट पोजीशन पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो। तो पहले तुमको ये दिख रहा था, फिर नहीं दिखना बंद हो गया। सपोज ऐसा ये आता हूँ, देखो, सपोज स्टार यहाँ पर था, फिर दिखना बंद हो गया, फिर यहाँ पर था, फिर दिखना बंद हो गया, यहाँ पर था, फिर से दिखना बंद हो गया, यहाँ पर था, दिखना बंद हो गया। तो बार बार दिखना ना दिखना, दिखना ना दिखना, ऐसे करते करते क्या हो गया, ऐसे करते करते तुमको लगा कि भाई ये तो ट्विंकल कर रहा है, ये तो टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो टिमटिमा एक्चुअली टिमटिमा नहीं रहा है, बल्कि ये अपना अपरेंट पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है। ऐसे सपोज था यहाँ पर था, फिर से चेंज हुआ, यहाँ पर था, फिर चेंज हुआ, यहाँ पर था, फिर से चेंज हुआ, यहाँ पर था, फिर से चेंज हुआ, यहाँ पर था, ठीक है ना। तो ऐसे बार बार चेंज होने के कारण, अभी चेंज होता क्यों है, अभी तो मैंने बताया, क्योंकि अपना अर्थ घूम रहा है, अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, और एटमॉस्फेयर के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसा मैंने बोला, क्योंकि जितना
डेप्थ होता है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। ओके, तो उसी कारण से ये जो है अभी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, ये घूम भी रहा है। तो पहले स्टार का जो अपरेंट पोजीशन था यहाँ पर बना था, अभी क्योंकि अर्थ घूमा तो स्टार का पोजीशन यहाँ पर बना सपोज अपरेंट, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना। तो ऐसे करते करते डिफरेंट मतलब इसका अपरेंट पोजीशन बार बार चेंज होता रहा। तो इसी कारण से उसी चेंज को बार बार देखने से हमें लगता है कि भाई अरे यार ये तो ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअली में ट्विंकल नहीं बल्कि ये अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है। तो क्योंकि बहुत दूर है ना ऑब्जेक्ट, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे भाया ये तो ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल इसमें हाथ किसका है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हाथ है यहाँ पर असली। ठीक है, तो ये था भाई इसके पीछे का रीज़न कि क्यों ये ट्विंकल करते हैं स्टार्स रात को। ओके, क्योंकि दिन में तो आपको स्टार दिखेगा नहीं। ओके, अच्छा जी, अब एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल एट नाइट। अच्छा जी, तो अगर ऐसा हुआ तो भाई मून, प्लैनेट्स, इनके भी तो अपरेंट पोजीशन दिखनी चाहिए है ना। सही बात है, लेकिन फिर वो ट्विंकल क्यों नहीं करते? इसका रीज़न है द प्लैनेट्स एपियर टू बी क्वाइट बिग टू अस, सो ए प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड to be a collection of a very large number of point sources of light. The dimming effect produced by some of the point sources of light in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point sources of light in its outer part. Thus, the brightness of a planet always remains the same and hence it doesn't appear to twinkle. क्या बोला? इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, जगह है यहाँ पर, देखो क्या होता है। तो ये अपना अर्थ है, बस यहाँ पर बनाया मैंने अपने अर्थ को, और यहाँ पर अपना प्लेनेट है। तो ये अपना स्टार है वेरी वेरी फार। तो स्टार क्योंकि बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो वहाँ से जो लाइट आएगा वो एक सिंगल रे हमें दिखेगा, क्योंकि बहुत दूर है ना, तो सिर्फ एक ही रे आ पाता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो एक ही रे हमें दिखता है क्लियरली, हमें अच्छे से दिखता है एक ही रे। ठीक है भाई, हमें एक ही रे दिखता है। ओके, तो एक रे को अपना एटमॉस्फेयर क्या कर देता है? बैंड कर देता है। सपोज ऐसे बैंड कर दिया, ऐसे करके बैंड करके ऐसे। ठीक है, ऐसे बैंड करता है, तुमको यहाँ पर दिखा, सपोज हमारा आँखें हैं यहाँ पर। ठीक है, तुमको यहाँ से दिखा, तो एटमॉस्फेयर है अपना यहाँ पर। ठीक है भाई, अच्छा, लेकिन अभी प्लैनेट जो है उससे तो भाई वो पास है, बहुत बड़ा है, तो उसका जो पॉइंट सोर्सेस है, मतलब उसका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बहुत सारे हैं। यहाँ से भी लाइट आ रहा है, यहाँ से भी लाइट आ रहा है, ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट्स से उस प्लैनेट के मतलब पॉइंट से बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के। तो देखो इतने सारे लाइट के रेज आ रहे हैं, मतलब क्या पूरा एक गुच्छा आ रहा है, मतलब यू कैन से बीम ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कहता है भाई अरे भाई तुम सिंगल रे को भेजो, हम तो इसको क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे ईजिली। लेकिन तुम अगर एक पूरे गैंग को भेजते हो, गुच्छे को भेजते हो, पूरे बीम ऑफ लाइट को भेजते हो, तो मैं कुछ ही पार्ट को, सपोज 20% को ही मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। रिफ्लेक्ट करके मैं उसका अपरेंट पोजीशन यहाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन वो भी बहुत फेडेड होगा, बहुत मतलब अनक्लियर होगा, बिकॉज देखो सिर्फ 20% लाइट रेस ही क्या हुए हैं? रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो तुमको वो दिखेगा ही नहीं एकदम। वैसे ही स्पेस, वैसे ही तुम्हारा रात को क्या होता है, सब कुछ काला काला हो जाता है ना, ब्लैकिश हो जाता है सब कुछ, मतलब डार्क हो जाता है सब कुछ। तो डार्क में तुम अगर और भी डार्क चीज़ को देखने को मतलब कोशिश करोगे तो तुमको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर तुम एक अंधेरे रूम में एक ब्लैक कलर वाले पेपर को हाथ में लेकर खड़े रहोगे तो तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब वो पेपर ही नहीं दिखेगा, है ना। तो उसी कारण से रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा होगा, 20% होगा सपोज़, लेकिन बाकी के जो 80% लाइट रेस अभी भी आ रहे हैं तुम्हारे आँखों में, वो क्या करेंगे? उस 20% को ओवर शेडो कर देंगे। ओवर शेडो मतलब क्या? वो रहे या ना रहे तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुमको बस उसी 80% जो लाइट रेस हैं वो तुम्हारे आँखों में जो गिर रहे हैं वो उस पर तुम ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, हम कहते हैं ना किसी एक सिनेमा में अगर एक विलियन का जो एक्टिंग होता है, अगर वो हीरो से भी अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि भाई विलियन का जो एक्शन होता है, विलेन का जो एक्शन है उसने हीरो के एक्शन को ओवर शेडो किया है। ठीक है, मतलब छाया को भी छुपाया है। ठीक है, ओवर शेडो मतलब छाया को भी छुपाना होता है, मतलब यू कैन से लाइक दैट। तो जो 20% रिफ्रैक्शन होता है वो नलिफाई हो जाता है।
ठीक है, नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन भाया उतना एनफ नहीं है ना। तुमने 20 एटमॉस्फेयर ने 20% लाइट को रिफ्लेक्ट किया, बाकी के 80% तुम्हारे आंखों में आ रहे हैं, तो तुमको कौन सा दिखेगा? ऑब्वियसली तुमको 80 वाला दिखेगा, 20% थोड़ी दिखेगा तुमको, है ना। बात सही ना मेरा? ऐसा इसलिए प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हुए हमें दिखते हैं। ओके, तो प्लैनेट्स अपेयर, ओके तो हम बोल लिया है। तो कॉन्सेप्ट समझो, ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ है, ठीक है। रट्टा तो मारना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो अभी कॉन्सेप्ट के पीछे कोई नहीं देखता, सब कुछ अभी रट्टा मार के होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखो भाई, रट्टा मारना है मारो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। नाउ अनदर टॉपिक, द सन इज़ विजिबल टू अस 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट, गिव रीज़न। एक्चुअली इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सन, और सॉरी नहीं, सनराइज ही तो है ना, हाँ, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस ऐसा भी इसका आ सकता है क्वेश्चन कि एडवांस्ड सनराइज़ और डिले सनसेट के बारे में बताओ भाई साहब, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, सब आपको सेम चीज़ ही लिखना है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉराइजन बाय द सन, द रेज लाइट फ्रॉम द सन बिलो द हॉराइजन रीच आवर आइज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ sunlight. These rays appear to come from the apparent position of the sun, which is above the horizon, as shown in figure. Thus, the sun appears to rise early about 2 minutes before it actually rises. Similarly, we can see the sun about 2 minutes even after it has actually set. तो क्या होता है, इसका डायग्राम करके मैं दिखाता हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो, ये अपना अर्थ है, ठीक है। दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ आवर अर्थ। तो हॉराइजन क्या है? हॉराइजन एक्चुअली जितना तक तुम्हारा आंखों का लेवल एकदम सीधा तक देख सकता है नीचे। तो सपोज तुम एक छत पे, घर के छत पे खड़े होकर तुम देख रहे हो, तो तुम देख रहे हो घर के छत के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो, तो तुमको इतना तक सीधा दिखेगा, ठीक है। और बाकी का नीचे वाला पार्ट तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तुम जब सीधा देखते हो या फिर देखने की कोशिश करते हो, तो तुमको क्या नीचे वाला पार्ट दिखता है क्या? क्लियरली नहीं दिखता, है ना। तो हॉराइजन भी कुछ होता है। हॉराइजन एक्चुअली यू कैन से द इंटरफेस बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। धरती और आसमान के बीच में जो इंटरफेस होता है, मतलब बाउंड्री होता है, उसको हम कहते हैं हॉराइजन। तो सपोज आइए चाचा जी को खड़े करते हैं यहाँ पर। अरे यार, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? सो चाचा जी ने देखा, तो चाचा जी का हॉराइजन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आंखों के लेवल से एकदम ऐसा होगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? तो ये है अपना हॉराइजन, ठीक है भाई। आंखों के लेवल को हम कहते हैं हॉराइजन, या फिर कह सकते हो इंटरफेस बिटवीन अर्थ एंड स्काई, ठीक है भाई। तो जब सनराइज़ होने को होता है, क्या बोल रहा मैंने है, जब सनराइज़ एक्चुअली जब सनराइज़ होता है तो एक्चुअली में वो एक्चुअली सनराइज़ नहीं होता, ठीक है। वो एडवांस्ड सनराइज़ होता है, मतलब कि सन, जिसको मैं ऑरेंज कलर से दिखाना पसंद करता हूँ, सन तो यहाँ पर है ना, ये अपना सन है। तो सपोज़ ये अपना सूरज है, ओके। तो देखो, सूरज से, ठीक है, अभी एटमॉस्फेयर है ना, तो सूरज जो है अपना, तो हमारा आँख ये है, तो आँखों से लाइट बेंड होकर ऐसे आता है सूरज, ठीक है। तो सूरज से एक्चुअली लाइट सीधा तो आता है ना, लाइट तो ऐसे सीधा आ रहा था,
लेकिन एटमॉस्फेयर चाचा के वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बेंड होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है, याद रखो। तो एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है बड़ा सा करके। ओके, रुको जी, रुको जी। ठीक है, तुम ड्रॉ कर लो, ज़रूरत नहीं है वैसे तो, एटमॉस्फेयर दिखाने का ज़रूरत नहीं है अभी। तो लाइट आया, बेंड हुआ, तो हमें दिखा, लेकिन हमें एक्चुअली कहाँ दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा, रुको थोड़ा सा वेट करो, इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करो जिससे कि अच्छा हो, ऐसे। ओके, इसको थोड़ा नीचे होगा तो थोड़ा सा ऐसे। ओके, तो इसको थोड़ा छोटा कर दो, हाँ, फिर इसको थोड़ा नीचे, बस। लेकिन हमारे मतलब लाइट एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, देखो हॉराइज़न अभी भी नीचे है, देखो हॉराइज़न के नीचे अभी भी सन है ना। लेकिन हमें लगेगा कि भाई साहब रेस तो ये ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे रेस तो ऐसे आ रहे हैं टेंजेंशियली। ठीक, टेंजेंशियल मतलब क्या, ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना, ऐसे करके एक बड़ा सर्कल बनेगा, तो इस बड़ा सर्कल के टेंजेंशियली वो लाइनों को ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे टेंजेंशियली। ओके, अच्छा, तो अभी इस सन को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सन है जी। तो एक्चुअली सन कहाँ पर है, एक्चुअली सन यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखता है कि भाई सन ऑलरेडी क्या हो चुका है, सन ऑलरेडी राइज हो चुका है, मतलब सूर्य उदय ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली सन अभी भी हॉराइजन के नीचे ही है, अभी भी उसका उदय नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी इसका उदय नहीं हुआ, बस हमें उसका एपारेंट पोजीशन दिखता है, मतलब उसका एपारेंट पोजीशन मतलब क्या, एक इमेज दिखता है हमें। ठीक है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है रे। ओके, तो ये हमारे आँखों का धोखा है, ये है एक्चुअल पोजीशन, और ये है इसका एपारेंट पोजीशन। ओके, और ये एक्चुअली एक इमेज होता है, दिस इज़ एन इमेज। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, तो ये होता किस लिए भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही इसके पीछे कारण है, इसके पीछे का कारण है। ठीक है, अब जब ये होता है तो इसके बीच में 2 मिनट का गैप होता है। ठीक है, मतलब सन एक्चुअली यहाँ पर होता है और हमें दिखता कि सन ऑलरेडी राइज हो चुका है। ओके, तो एक्चुअली यू कैन सी हियर, by actual sunrise we mean that the actual crossing of the horizon by the sun, the rays of light from the sun below the horizon reach our eyes just because of this atmospheric reflection of sunlight. These rays appear to come from the apparent position of the sun which is above the horizon as shown in figure. Thus the sun appears to rise early by 2 minutes before it actually rises. ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 मिनट लगते हैं, लेकिन वो 2 मिनट एक्चुअली में हो जाता है। आई मीन टू से कि सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अभी भी सन को यहाँ तक आने में अभी भी 2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से कि सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले ही हमें सन दिख जाता है। ठीक है, मतलब जितना टाइम होता है इनके बीच में गैप होता है, टाइम गैप, वो होता है 2 मिनट का। मतलब 2 मिनट पहले ही हमें ये सन यहाँ दिख जाता है। ठीक है, इसका एपरेंट इमेज हमें दिख जाता है, एपरेंट पोजीशन का इमेज हमें दिखता है। ओके,
तो ये टाइम गैप होता है ऐसा। और सिमिलर केस होता है भाई अपने सनसेट में भी। तो सनसेट में भी क्या होता है कि सन एक्चुअली यहाँ होता है। सन एक्चुअली यहाँ होता है। ओके, मैं दिखाता हूँ देखो। तो सन एक्चुअली में यहाँ होता है। सन एक्चुअली में यहाँ होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई अभी भी सन यहाँ पर ही है। तो सनसेट के वक्त भी सन ऑलरेडी नीचे जा चुका होता है, लेकिन उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है कि भाई सन तो अभी भी क्या हुआ है, सूर्यास्त अभी भी हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कि ये सन का जो लाइट रे होता है वो बैंड होता है, और बैंड होकर उसका एपरेंट इमेज हमें दिखता है, मतलब एपरेंट पोजीशन दिखता है। ओके, तो एक्चुअल पोजीशन है इज दिस। एक्चुअली में सन हॉराइजन के नीचे जा चुका होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दो मिनट बाद जाकर दो मिनट पहले ही क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, 2 मिनट बाद जाकर एक्चुअली में सनसेट होता है। तो फिर से बताता हूँ, देखो सन एक्चुअली ऑलरेडी सूर्यास्त हो चुका है, तो सन यहाँ पर हॉरिजन के नीचे है, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन यहाँ पर दिखता है। ठीक है, सो सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी हमें ये सन दिखता है। ठीक है, तो सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद जाकर हमें दिखता है, हमें पता चलता है कि ये सूर्यास्त हुआ है। मतलब कि एक्चुअली में सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन हमें इसका नॉलेज 2 मिनट बाद जाके पता चलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि सूर्योदय अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, इसको होने में भी 2 मिनट बाकी है। इसका मतलब हमने सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले ही देख लिया है कि सूर्योदय हो चुका है, इसलिए इसे कहते हैं एडवांस्ड सनराइज। और यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं, सूर्यास्त हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन उसका नॉलेज, उसका ज्ञात हमें 2 मिनट बाद, मतलब देर होकर मिलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिलेड सनसेट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका नॉलेज हमें 2 मिनट बाद मिल रहा है कि भाई सनराइज़ हुआ है, और इसका नॉलेज हमें 2 मिनट पहले ही मिल जा रहा है कि सनराइज़ हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कोई सा भी नहीं होता है। एक्चुअली में सन यहाँ पर ही होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी सूर्यास्त हो चुका होता है। ठीक है भाई, तो इट इज़ ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज़ ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो सिंपल सा है ये। इसके बाद का क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर क्यों करता है? लाइट के स्कैटर करने के पीछे का क्या राज है? अरे और एक बात, स्कैटरिंग का चीज़ क्या, ये क्या चीज़ है भाई, ये स्कैटरिंग फैटरिंग है ना। आइए देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डेफिनेशन क्या है? व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere absorb the light, and then these atoms and molecules of the gases re-emit light in all directions. This process is known as scattering of light. The intensity of scattered, अच्छा ये सब बाद में, ठीक है।
तो स्कैटरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब क्या होता है, जब कि हमारा जो सनलाइट है, मतलब सन से आने वाले जो बीम है लाइट के, वो जब एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या 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 होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि वाटर वेपर तो होगा ही, डस्ट पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑब्वियसली होंगे। डिफरेंट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, भाई कितने गैसेस है, आर्गॉन गैस, भाई कितने अनगिनत है ना, अनगिनत नहीं गिन सकते हैं। तो बहुत सारे गैसेस हैं, तो बहुत सारे गैसेस के बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो सनलाइट आ रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। वो अपने उस लाइट को, सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समा लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो। अब खाने के बाद वो इतने अच्छे हैं कि वो फिर से दोबारा उसी लाइट को री इमिट करता है। मतलब खाने के बाद वो हग देता है, ठीक है, सेम खाने को वो फिर से हग देता है, लेकिन ऑल डायरेक्शन। ठीक है भाई, अद्भुत तरीके का यू कैन से फेनोमेना है ये, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियसली, इस तरह से जोक, ओके। तो ये खाता भी है और निकालता भी है, लेकिन खाता सिर्फ एक, खाता भी मतलब एक, अभी एक खा, मतलब ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ खाता ही है, ये खाता भी है और साथ ही साथ उपकार भी करता है, मतलब निकाल भी देते हैं इसको, ठीक है। तो सपोज ये अपना वाटर का मॉलिक्यूल है, तो सनलाइट से आने वाली रेज इसके अंदर घुसने के बाद उसको खा लिया इसने, खा के हजम किया, खाने के बाद इसे निकाला किस डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, सन की तरह ऑल डायरेक्शन में लाइट को फिर से री एमिट करता है, ठीक है, ठीक है, भेज देता है सबको, लाइट को फिर से सब डायरेक्शन में भेज देता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी एक और बात देखो, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो व्हाट इज दिस। अब इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्कैटर करते कौन है, लाइट को स्कैटर, अच्छा करते नहीं, सॉरी, कौन सा लाइट स्कैटर होता है, ठीक है। स्कैटर तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल एटम, लेकिन किस कलर को करता है, ठीक है। 7 कलर्स होते हैं सनलाइट में, सनलाइट में क्या होता है, अच्छा सॉरी, सनलाइट में नहीं, सनलाइट के वाइट लाइट वाले कंपोनेंट में 7 कलर्स होते हैं, विबजियोर। तो उसमें से वी आई बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इनका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और वेवलेंथ कम होने से वो ज़्यादा स्कैटर करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ के साथ जो अपना स्कैटरिंग वाला जो मैटर है, उसका जो इंटेंसिटी है, कितना स्कैटर करेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एज यू कैन सी। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ द scattered light is inversely proportional to the wavelength, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का पावर 4, ओके, वेवलेंथ का पावर 4। तो ये है रिलेशन, ठीक है। तो अब यू कैन क्लियरली सी वेवलेंथ के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। तो अगर उस लाइट का, सपोज रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, लैम्डा सबसे ज़्यादा, तो वो स्कैटर भी क्या करेगा, स्कैटर कम करेगा, मतलब स्कैटरिंग का जो इंटेंसिटी होगा स्कैटर्ड लाइट का, वो कम होगा। अब देखो भाई, स्कैटर कम कर रहा है तो इंटेंसिटी क्या होगा स्कैटर्ड लाइट का, कम होगा, ठीक है। और क्योंकि वायलेट लाइट सबसे कम वेवलेंथ वाला है, तो उसका स्कैटरिंग का जो इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब स्कैटर करेगा ज़्यादा, तो स्कैटर्ड जो हुआ है लाइट उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब वो सबसे क्लियरली दिखेगा हमें, सबसे, ये ऐसे, ये आपको याद रख सकते हो, ओके। तो जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अच्छा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो, why does sky looks blue
व्हाट विल इट लुक लाइक ऑन मून। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो स्काई सिर्फ ब्लू ही क्यों दिखता है, वायलेट क्यों नहीं दिखता, इंडिगो क्यों नहीं दिखता, बिकॉज वो भी तो स्कैटर होते हैं। क्वेश्चन अराइजेस है ना। देखो, वायलेट भी होता है स्कैटर, इंडिगो भी होता है, ब्लू भी, तीनों ही स्कैटर होते हैं, लेकिन वायलेट कलर और इंडिगो कलर हमारे आँखों के सेंसिटिव नहीं होते हैं। दे आर नॉट सेंसिटिव टू आवर आइज, मतलब हमारा आँख जो है, रेटिना जो है, वो सेंस ही नहीं कर पाता उस कलर को। तो अगर कोई चीज़ वो सेंस ही नहीं कर पाता तो वो ब्रेन को क्या सिग्नल भेजेगा कि भाई क्या कैसा कलर है ये। ओके, तो इसी वजह से ब्लू कलर को ही वो सेंस कर पाता है, उसको देख पाता है, मतलब सेंस, ठीक है, देख नहीं, सेंस कर पाता है, उसको सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, फिर ब्रेन कहता है भाई ये तो ब्लू कलर है, तो हमें ब्लू कलर दिखता है स्काई। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ब्लू और वायलेट और इंडिगो स्कैटर नहीं होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फोटो सेंसिटिव to our eyes. They are not, you can say, sensitive to our eyes, so we don't see any violet or indigo color in of the sky. Okay, so the sunlight is made up of 7 colored lights mixed together. When sunlight passes through the atmosphere, most of the larger wavelength lights such as red, orange, yellow, etc. present in it do not get scattered much by air molecules and hence pass straight through. क्या बोला? जिनका वेवलेंथ ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं होते, मतलब उतना ज़्यादा फैलते नहीं हैं। सिंपल सी बात है, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट लोग हैं भाई, बहुत खतरनाक लोग हैं, वो ज़्यादा घुल मिलते नहीं किसी के साथ। ठीक है, लेकिन जो अपना वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, वो कलर ज़्यादा स्कैटर होते हैं, मतलब ज़्यादा दोस्त लोग बनाते हैं, वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो, द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट इज़ हाउएवर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द स्काई बाय एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खाते हैं वाइट लाइट को, फिर वो ब्लू, वायलेट, इंडिगो सबको स्कैटर करते हैं ऑल डायरेक्शन में। ऐसे करके हज़ारों करोड़ों एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो पूरा आसमान हमें क्या होगा, पूरे आसमान में पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लाइट के वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर स्कैटर करेंगे। लेकिन क्योंकि वायलेट और इंडिगो हमारे मतलब आँखों में सेंसिटिव नहीं है, मतलब हमारा आँख जो है इसको सेंस ही नहीं कर पाता, तो उसी कारण से हमें सिर्फ ब्लू कलर दिखता है, वायलेट और इंडिगो नहीं दिखता। इवेंचुअली वो हो रहे हैं, अल्टीमेटली वो हो रहे हैं स्कैटर, बट सेंस ही नहीं कर पाता तो दिखता ही नहीं है ना। तो इसी कारण से पूरा स्काई हमें ब्लू दिखता है। तो व्हिच एवर डायरेक्शन वी लुक, सम ऑफ दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई। तो जहाँ भी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ आसमान में, तो वही ब्लू लाइट जो स्कैटर हुआ है, किसने स्कैटर किया, एयर मॉलिक्यूल्स, खाने के बाद निकालना है ना, तो हमें दिखता है ब्लू लाइट। ओके, व्हिच एवर डायरेक्शन we look, some of this scattered blue light enters our eyes, and since we see the blue light from everywhere overhead, the sky looks blue. क्योंकि हम हर तरफ से ब्लू लाइट ही देख पा रहे हैं, बिकॉज वायलेट और इंडिगो तो देख नहीं पा रहे, सेंसिटिव नहीं है, तो हर तरफ से ब्लू दिख रहा है, तो हमें स्काई जो है, आसमान जो है, ब्लू ही दिखता है। ओके, एंड सिंस एज देयर इज़ नो, अच्छा अब बोला है कि मून से एटमॉस्फेयर नहीं, मून से हमारा आसमान कैसा दिखेगा, है ना। अच्छा सॉरी, मून में आसमान कैसे दिखेगा, मून में जो है आसमान कैसा दिखेगा, किस कलर का दिखेगा, क्या ब्लैक होगा, क्या वाइट, क्या होगा। तो देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, मून में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो एटमॉस्फेयर में रहने वाले पार्टिकल्स ही तो लाइट को खा के निकाल के स्कैटरिंग वाला फेनोमेना करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा तो वो पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे, और पार्टिकल्स नहीं रहे तो स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो लाइट हमें नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो आसमान का कलर हमें क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, इट विल लुक डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। ठीक है, तो ब्लू या फिर ब्लैक के जगह पर, ब्लू या फिर और भी कलर, रेड होते हैं, येलो होते हैं, ये डिफरेंट। ठीक है, तो क्या होता है, तो क्योंकि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसी कारण से उसमें कोई स्कैटरिंग भी नहीं होता वाइट लाइट का वहाँ पर, और इसी कारण से स्काई जो है वो काला और
डार्क दिखता है ब्लू की जगह पर। क्लियर हुआ? फिर से बताता हूँ। हमारे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स सनलाइट को खा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर निकाल भी लेते हैं, लेकिन चारों तरफ से निकालते हैं 360 इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, और निकालते कौन कौन से कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। लेकिन वायलेट इंडिगो नहीं दिखता, सेंसिटिव नहीं है हमारे आँखों में, लेकिन ब्लू कलर सेंसिटिव है तो हमें दिखता है, और चारों तरफ से दिखता है, क्योंकि चारों तरफ ही हमारे जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो चारों तरफ से पार्टिकल्स हगते हैं, मतलब सॉरी कलर्स को री एमिट करते हैं, मतलब स्कैटर करते हैं, निकालते हैं फिर से अपने अंदर से, तो हमें फिर से ब्लू कलर ही दिखता है स्काई का, तो स्काई का कलर हम ब्लू मान लेते हैं, है ना। लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है किसमें, कहाँ पर? मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। तो भाई जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे, तो पार्टिकल्स ही तो हैं जो स्कैटर कर रहे हैं लाइट, तो स्कैटरिंग नहीं होगा, तो हमें स्काई जो होगा वो किसी कलर का नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ओके, सिंपल सा है ना। अभी क्वेश्चन आता है भाई ऐसा है तो सनसेट के वक्त हमारा जो सन है वो रेडिश क्यों दिखता है, या फिर सनराइज़ के वक्त ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, at the time of sunrise and sunset, the sun is near the horizon. The sunlight has to travel the greatest distance through the atmosphere to reach us. And during this long journey of sunlight, most of the shorter wavelength blue color present it is scattered out and away from our line of sight. So the light reaching us directly from the rising sun or setting consists mainly of longer wavelength and red color due to okay. क्या हुआ देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज़ अपन का अर्थ है ये, तुम यहाँ पर खड़े हो, ये हॉरिजन है अपना, ये अपना हॉरिजन। तो सनसेट या फिर सनराइज़, सपोज सन यहाँ पर है, सन चाचा यहाँ पर है, तो सन से जो लाइट आने वाली है, सन से जो लाइट आने वाली है, अच्छा हॉरिजन तो हुआ ही नहीं यार, यहाँ पर होगा हॉरिजन। तो सन से जो इंक चेंज करता हूँ, तो सन से जो रे आने वाली है, ठीक है, 7 कलर्स होते हैं एक वाइट लाइट में, सन से आने वाली वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कलर्स होते हैं। अब जो VIB होता है वो तो भाई बहुत स्कैटर कर लेगा, वो तो स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर्स मोस्ट। और स्कैटर कौन करेगा भाई? एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद ही तो वो स्कैटर होना स्टार्ट कर देगा बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, तो वो हमें उतना क्लियरली नहीं दिखेगा। क्या बोला मैंने? वो हमें उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन जो आँखों में ज़्यादा आएगा वो कौन होगा? लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट, जैसे कि रेड, येलो और ऑरेंज, ये जो है इनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो वो स्कैटर कम करते हैं, स्कैटर लेस, मतलब क्या, दोस्त लोग बहुत कम बनाते हैं, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक रेस हो रहा है, ठीक है, मैराथन रेस। तो उस मैराथन रेस में बीच बीच में पानी का स्टॉल रखा जाता है फॉर द मैराथन स्प्रिंटर्स। तो सपोज एक 6 है, ठीक है, 6 मैराथन स्प्रिंटर्स हैं, तो तीनों का हमने नाम दिया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और बाकियों को हमने रेड, ऑरेंज, येलो बोला। तो जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, मान लेते हैं वो मतलब कुछ किलोमीटर दौड़ के या फिर चल के ही उनको पानी पीना, मतलब उनको पानी पीना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या, वो स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, स्कैटर कर रहे हैं वो ज़्यादा, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ा पानी पिया, 1 किलोमीटर दौड़ा मैंने पानी पिया, ठीक है, 1 किलोमीटर दौड़ा तो पानी पी लिया। लेकिन जो रेड, येलो, ऑरेंज है वो पानी नहीं पीते, मतलब बहुत कम पीते हैं, वैसा नहीं, पीता नहीं, मतलब सपोज 10 किलोमीटर भागने के बाद पिया, फिर से 15 नहीं, फिर से 20, फिर से 30, ओके। तो इतना भागने के बाद मतलब वो कम पीते हैं, मतलब क्या, वो कम स्कैटर कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो ज़्यादा जल्दी आके क्या करेंगे, फिनिश लाइन में टच करेंगे, ऐसा हो सकता है, बिकॉज वो कम जगह पर रुके हैं, है ना, कम जगह पर रुके हैं। तो जगह पर वो कम रुके हैं मतलब क्या, वो स्कैटर कम हुआ,
तो स्कैटर कम होगा तो मतलब क्या, वो लाइट हमारे आँखों में ज़्यादा आके गिरेगी, क्योंकि भाई साहब अगर वो ये जो लाइट है अगर वो स्कैटर हो जा रहे हैं, अगर ये स्कैटर हो जा रहे हैं तो वो आसमान में फुश हो जाएंगे, मतलब आसमान में ही स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। सो जो असली हमारा जो आँखों में अगर एकदम अच्छे से लगे, मतलब आँखों में आके हमें जो दिखेगा वो रेड, येलो, ऑरेंज होगा, क्योंकि उनका वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, लैम्डा ज़्यादा। ओके, तो इसी कारण से आपने देखा होगा जो डेंजर वाले साइन होते हैं रेड कलर का होता है, रेड डेंजर। ऐसा क्यों? बिकॉज रेड सबसे कम स्कैटर करता है, ठीक है। तो कम स्कैटर करेगा ना तो तुमको वो कलर बहुत क्लियरली दिखेगा। स्कैटर मतलब क्या, वो डिफरेंट जगहों पर चला जाएगा, ऑल डायरेक्शन में स्कैटर होगा। तो स्कैटर होने के बाद जो बीम होता है वो स्कैटर होकर लाइट रेस बन जाता है, ओके। जो बीम होता है वो स्कैटर होकर लाइट रेस बन जाते हैं। और ऐसा नहीं कि लाइट रेस तुमको नहीं दिखेगा, देखो मेन रीज़न ये है कि एक जब पैरेलल रेज आते हैं तुम्हारे आँखों में तो तुमको बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन जब डाइवर्जिंग रेज आते हैं तो तुमको उतना क्लियरली नहीं दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, ओके। कॉन्वर्जिंग आएगा तब अच्छा खासा दिखेगा तुमको, मतलब मॉडरेट दिखेगा, ठीक है। उतना भी क्लियर नहीं दिखेगा अगर तुम्हारा आई भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं है तो। अच्छा, इसे बातें बाद में। तो मेन जो है रेड कलर को यूज़ किया जाता है बिकॉज रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्कैटर कम करता है, मतलब वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एकदम फोकस होता है। वो फोकस, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ ही जाने वाला हूँ। हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो 0.5% या फिर 1% डिस्ट्रैक्शन होगा, बाकी का 99% फोकस वहाँ पर अपने गोल पर होगा, ठीक है। तो इसी कारण से रेड कलर जो होता है, क्योंकि वेवलेंथ कम है, स्कैटर वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटर कम करेगा, तो वो डायरेक्ट हमारे आँखों में आके गिरता है और हमें वो क्लियरली दिखता है, ठीक है। इससे दूर से ही हमें रेड कलर दिख जाता है, लेकिन दूर से तुमको वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो स्कैटर कर देते हैं ना, एटमॉस्फेयर में स्कैटर करते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये था भाई क्या बोलते हैं उसको, इसका रीज़न। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यही है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में। टिंडल इफ़ेक्ट क्या है? हमने ये क्लास 9 में कोलॉइडल सोल्यूशन में थोड़ा बहुत पढ़ा था टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में, कि जब हम एक कोलॉइडल सोल्यूशन से, सपोज यहाँ पर एक कोलॉइडल सोल्यूशन है जहाँ से जब एक अंधेरे रूम में हम जब यहाँ पर पैरेलल लाइट के बीम्स पास करेंगे तो हमें इस सॉल्यूशन के बीच में से एक पाथ ऑफ लाइट देखने को मिलता है, पाथ ऑफ लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी पाथ ऑफ लाइट जो दिखता है, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ओके। ये सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन के में ही मतलब पॉसिबल है, बाकी में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ब्राउनियन मोशन था, टिंडल इफ़ेक्ट है, वो कुछ गिने चुने सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है। तो टिंडल इफ़ेक्ट when a beam of light passes through a colloidal solution placed in a dark room, the path of beam becomes visible, and when observed through a microscope placed perpendicular to the path of light, this effect is called Tyndall effect. तो ये तभी दिखेगा जब रूम जो होगा वो अंधेरा होगा, मतलब डार्क रूम होगा एकदम, मतलब वहाँ पर कोई भी अदर सोर्स ऑफ लाइट ना हो, तब तुमको क्लियरली दिखेगा ये, ओके। ये माइक्रोस्कोप से देखने को अच्छा और अच्छा होता है। अगर नेचुरल बोलूँ तो आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर कोई पेड़ वेड़ है तो कैनोपी, तो आपने देखा होगा कैनोपी, यहाँ पर एक पेड़ है, 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 तो पेड़ों के बीच में से सुबह सुबह एक वाइट लाइट का बीम दिखता होगा तुमको, ठीक है। ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। अभी तो पता नहीं है, जंगल में एकदम अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो तुमने देखोगा कि वो जो बीम ऑफ लाइट के बीच में से तुमको डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ता हुआ दिखेगा, वो डस्ट पार्टिकल्स वायरस होते हैं एक्चुअली, ओके, वायरस उड़ते हैं, तो वो तुमको दिखेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जब तुम एक अंधेरे रूम में एक खिड़की को खोल दोगे सुबह सुबह, एकदम सुबह का जो रोशनी होता है
तुम देखोगे कि भाई बीम ऑफ लाइट गिर रहा है तुम्हारे वहाँ पर और डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। ये मैं टॉर्च के साथ भी कर सकता हूँ। अगर एक अंधेरे रूम में मैं टॉर्च लेके गया, ठीक है, सपोज मैंने टॉर्च को ऑन किया अंधेरे रूम में, तो मुझे दिखेगा कि एक बीम ऑफ लाइट क्लियरली विजिबल है और वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, वो क्लियरली विजिबल मुझे हो जाता है। ओके भाई, तो इसी को भी हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। लेकिन ये कहाँ पर होता है? सिर्फ कॉलोइडल सोल्यूशन में होता है, बिकॉज कॉलोइडल सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज एकदम क्या होता है? सुइटेबल होता है, एकदम परफेक्ट साइज होता है, ना बड़ा ना छोटा। तो वो क्या करता है? लाइट को खाता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको फिर से री एमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है भाई। एग्जाम्पल क्या है? When a beam of sunlight enters a dusty room through a window, then its path becomes visible to us. This is because the tiny dust particles present in the air of room scatter the beam of light all around the room. When this scattered light enters our eyes, we can see the beam. तो ये किस लिए होता है? ऑब्वियसली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और निकालते हैं इन ऑल डायरेक्शन, तो हमें ये विजिबल होता है, ये बीम ऑफ लाइट। फिर देखो, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। तो जब कैनोपी में मैंने बात किया था, उसमें क्या होता है, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं सुबह सुबह ठंड के मौसम में एक्चुअली, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स भी क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो वो भी क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करके री एमिट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, तो हमें वो बीम ऑफ लाइट हमें क्लियरली विजिबल होता है। अब इसका देखो कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। कॉज क्या है? The size of the colloidal particle is relatively larger than the solute particle of a true solution. ये तो हमने पढ़ा ही था क्लास 9 में। ट्रू सोल्यूशन, colloidal सोल्यूशन, सस्पेंशन, इनके बीच में हमें डिफरेंस भी पढ़ा था। ट्रू सोल्यूशन का साइज़ सबसे छोटा, colloidal का एकदम मीडियम, और सस्पेंशंस का colloidal से भी ज़्यादा बड़ा। ओके ना? तो यहाँ पर लिखा है कि ट्रू सोल्यूशन से भी पार्टिकल्स का जो साइज़ है बड़ा होता है, किसका? कोलोइडल सोल्यूशन का, मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स कह सकते हो, ठीक है। द कोलोइडल पार्टिकल्स फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट एंड देन स्कैटर ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम द सरफेसेस। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू scattering of light by colloidal particles, and the colloidal particles are seen to be moving as points of light moving against a dark background, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? तो पहले जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और फिर स्कैटर करते हैं उस एनर्जी के कुछ पार्ट को उनके सरफेस से, यहाँ से स्कैटर करते हैं। दस टिंडल इफेक्ट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट होता किस लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। किसके द्वारा? कॉलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा। और कभी कभी तुमको दिखेगा जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं are seen to be moving as points of light moving against a dark background। जब उसका बैकग्राउंड डार्क होगा पीछे का, तो तुमको ईजिली उस बीम ऑफ लाइट में से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली अपने कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव होते हुए तुमको ईजिली दिख जाएंगे अगर बैकग्राउंड डार्क हुआ तो। अगर बैकग्राउंड डार्क नहीं हुआ तो तुमको ये बीम ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। ओके, और कुछ है क्या? नहीं है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस chapter, that is our human eye and colorful world. So I hope this is a very informative video for you all। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज़ वेरी वास्ट चैप्टर, तो उसे ख़त्म करने में मिनिमम मुझे लगता है कि 15 to 16 पार्ट्स लगेंगे, जैसे लाइट से भी ज़्यादा पार्ट्स आई गेस लगेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, कम भी लग सकते हैं, क्या पता। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स प्लीज़ टेल, बिकॉज मैं अपने मिस्टेक्स से सीखना चाहता हूँ, ना कि अपने मिस्टेक्स को अपना कमज़ोरी अपना मतलब इवन से अपना क्या बोलते हैं उसको, मतलब इग्नोर करके या एरोगेंट बन के बताता हूँ कि भाई मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं गलती तो कर ही नहीं सकता, मैं तो सबसे परफेक्ट इंसान हूँ दुनिया का। ऐसा नहीं है, ठीक है। गलती करना इज़ ए पार्ट ऑफ
द सक्सेस। ठीक है, बिना गलती किए कोई भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।